यूनिट 10 के जो आयोग हम लोग पढ़ रहे हैं उन सभी आयोग में हमारा आज का जो आयोग है उस आयोग का नाम है आज का राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग। ठीक है, नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स। आमतौर पे ऐसे आयोग से ही आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे जो आपके सिलेबस में नए नए जुड़े हैं। क्योंकि पीएससी का यूनिट नंबर 10 अगर आप देखें तो उसमें लगभग 22 से 23 आयोग हैं। उन 22-23 आयोगों में जो संवैधानिक आयोग है वहाँ से तो सवाल आपके बनने ही बनने हैं, कोई बातें नहीं है। परंतु चूंकि क्या है, हर साल वो हमेशा हाईलाइटेड रहे हैं, इस कारण से उनसे सवाल आने की संभावना थोड़ी सी कम समझ में आती है अब। और ये जितने भी आयोग हैं ये पहली बार आपके सिलेबस में इंट्रोड्यूस हो रहे हैं। भले ही पिछले साल इनसे क्वेश्चन ना आए हों, पर ऐसा नहीं है कि आने वाले समय में इनसे सवाल नहीं आएंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, इसलिए सबसे इम्पॉर्टेंट आयोग अगर कुछ है तो ये राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग भी है। इसको भी बखूबी अच्छे से पढ़ना है, प्रॉपर इसके नोट्स बनाना है, हर चीज़ को समझते हुए चलेंगे। ठीक है, सबसे पहले समझना ज़रूरी हमें ये है कि चूँकि इसके पहले मैंने आपको क्लास में ये बात बताया था कि संवैधानिक, वैधानिक और गैर संवैधानिक आयोग क्या होते हैं, ये चीज़ सबसे पहले समझना हमारे लिए ज़रूरी है। क्योंकि हम आयोग इतने सारे पढ़ेंगे, उन आयोगों में सबसे पहले आपके सामने ये सवाल आएगा कि आयोग कौन सा संवैधानिक है, कौन सा वैधानिक है और कौन सा गैर संवैधानिक है। ये सारी चीज़ें ज़रूरी है। ठीक है, सबसे पहले समझेंगे हम संवैधानिक आयोग। ये सिलेबस से हटके है परंतु आपके नॉलेज के लिए बहुत ज़रूरी है, संवैधानिक आयोग। इसके बाद हम देखेंगे वैधानिक आयोग। वैधानिक आयोग और एक और मिलेगा आपको गैर संवैधानिक आयोग। गैर संवैधानिक आयोग, इन तीनों में बेसिक डिफरेंस आपको पता होना चाहिए, ताकि अगर मैं किसी भी आयोग को बोलूं कि ये आयोग या ये संस्थान या ये पद संवैधानिक है या वैधानिक है या गैर संवैधानिक है, तो आपको पता होना चाहिए कि वो किसकी बात कर रहे हैं। ठीक है, चलिए सबसे शुरुआत करेंगे हम संवैधानिक आयोग की। सीधी सीधी परिभाषा कम शब्दों में अगर देखें तो वे सभी आयोग, वे सभी संस्थान, वे सभी पद जिनके बारे में संविधान की किताब में किसी भी अनुच्छेद में, किसी भी प्रावधान में उनका उल्लेख किया गया है, वे सभी आयोग कहलाएंगे आपके संवैधानिक आयोग। ठीक है, सीधी सी परिभाषा है कि वे सभी आयोग जिनके बारे में संविधान की किताब में किसी न किसी अनुच्छेद में उनके बारे में वर्णन दिया गया है, उनके गठन की प्रक्रिया दी गई है, उनके संबंध में बातें बताई गई हैं, वे सभी आयोग आपके कहलाएंगे संवैधानिक आयोग। इसके बाद आ जाइए वैधानिक आयोग के बारे में। अच्छा, एक बात आपको ये भी ध्यान रखना है कि जो संवैधानिक आयोग होते हैं वो वैधानिक भी हो सकते हैं, क्योंकि पहले वो वैधान में आए होंगे फिर संविधान में उनको लाया गया होगा। ठीक है ना, तो ये संवैधानिक आयोग की सीधी सीधी परिभाषा है, जो संविधान में है वो संवैधानिक आयोग है। वैधानिक आयोग की अगर हम बात करें तो वे सभी आयोग वे सभी आयोग जिनके बारे में संविधान की किताब में किसी अनुच्छेद में तो नहीं है, परंतु संसद द्वारा, संसद जिसमें लोकसभा, राज्यसभा, हमारे विधानसभा की अगर देख लें तो विधानसभा, विधान परिषद, राष्ट्रपति, इन सभी के माध्यम से किसी कानून के द्वारा उस आयोग का गठन किया गया होगा। जैसे अभी हम जो आयोग पढ़ेंगे ये भी एक वैधानिक आयोग है। कैसे वैधानिक आयोग हुआ कि संसद में कोई ना कोई बिल लेके आया गया, कोई प्रस्ताव लेके आया गया, उस प्रस्ताव को कानून बनाया गया और उस कानून के माध्यम से अगर किसी आयोग का गठन किया जाता है तो वो आयोग कहलाता है आपका वैधानिक आयोग। परंतु ये वैधानिक आयोग के बारे में संविधान में किसी भी अनुच्छेद में आपको देखने को नहीं मिलेगा। हो सकता है अप्रत्यक्ष रूप से आपको कहीं ना कहीं इनका जिक्र देखने को मिल जाए, परंतु पूरा नाम लिखित रूप से आपको संविधान में नहीं मिलेगा। केवल और केवल जिस कानून के माध्यम से जो संसद ने पारित किया है उसके अंदर ही आपको इसके बारे में देखने को मिलेगा। वे सभी आयोग, वे सभी संस्थान कहलाएंगे वैधानिक, जिनका निर्माण, जिनका स्थापना, जिनका गठन किसी न किसी विधान के माध्यम से किया गया हो। ठीक है, गैर संवैधानिक आयोग का तात्पर्य सीधा सीधा है, जो ना तो वैधानिक होगा और ना ही संवैधानिक होगा, जिसको ना तो किसी कानून के माध्यम से बनाया गया है और ना ही संविधान में उसका वर्णन है, ना संसद का कोई रोल काल है, ना ही राष्ट्रपति का, ना किसी।
केवल घोषणा मात्र से कि अनाउंसमेंट कर दिया गया कि हाँ हमारे देश में एक योजना आयोग होगा, हमारे यहाँ एक नीति आयोग होगा, ना तो उसके लिए कोई कानून बनाया गया, ना ही संविधान में कोई संशोधन किया गया, और ना संविधान में पहले से भी उसके बारे में कुछ था। तो वे सभी आयोग जिनके बारे में ना तो संविधान में है ना ही किसी कानून में है, वे सभी आयोग कहलाएंगे आपके गैर संवैधानिक आयोग। ठीक है, ये 3 प्रमुख रूप से आपको आयोग के बारे में पता होना चाहिए कि किस आयोग को क्या कहते हैं, संवैधानिक आयोग कौन सा कहलाएगा और वैधानिक आयोग कौन सा कहलाएगा। ठीक है, तो ये शुरुआती दौर है। आयोग को पढ़ने से पहले आपको पता होना चाहिए कि कौन सा आयोग आपका संवैधानिक है और कौन सा आयोग आपका वैधानिक और कौन सा गैर संवैधानिक है। ठीक है, अब चूंकि आज हमको पढ़ना है बहुत सारे आयोग, तो जैसे आपने देखा होगा संवैधानिक आयोग में मैंने कैग को बारे में पढ़ा दिया है, यूपीएससी के बारे में, उसका स्टेट पीसीएस के बारे में भी हमने पढ़ा है, और इसके अलावा निर्वाचन आयोग और राज्य का निर्वाचन आयोग, ये सारी चीज़ें पहले भी हम पढ़ चुके हैं, यूट्यूब में भी अवेलेबल है, वहाँ पे आप देख सकते हैं। आज हम पढ़ेंगे राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग। सबसे पहले इस आयोग की आवश्यकता क्यों पड़ी ये भी समझना हमारे लिए ज़रूरी है, क्योंकि अगर हमको उसका बेसिक पता है तो हम उस चीज़ को समझने में हमें बहुत आसानी होती है। ठीक है, भारत एक बहुत बड़ा देश है, ये सब आपको पता है। जनसंख्या की दृष्टि से अगर देखें तो चाइना के बाद 2nd नंबर पे हमारा स्थान आता है। ऐसे ही हमारे भारत देश में बच्चों की अगर संख्या देखी जाए, छोटे छोटे बच्चे, बड़े बच्चे जितने भी बच्चे हैं, उन सभी बच्चों की परिभाषा के अंतर्गत जो बच्चे शामिल किए गए हैं उनकी संख्या अगर देखी जाए तो संपूर्ण विश्व में सबसे ज़्यादा बच्चे हमारे भारत देश में हैं। सबसे ज़्यादा बच्चे हमारे यहाँ हैं भारत देश में। अब चूंकि बच्चे इतने सारे हैं तो बच्चों के लिए, उनके कल्याण के लिए, उनके विकास के लिए, उनके संवर्धन के लिए, उनके डेवलपमेंट के लिए कुछ तो व्यवस्था करनी पड़ेगी गवर्नमेंट को। तो जब संविधान का निर्माण हो रहा था तो संविधान में भी बच्चों के लिए बहुत सारे प्रावधान किए गए। जैसे अगर आप अनुच्छेद 24 को देखें, एक एक अनुच्छेद को हम यहाँ पे समझते हुए चलेंगे ताकि आपको चीज़ें समझ में आए। अगर अनुच्छेद 24 को देखें हम, अनुच्छेद 24 कहता है कि कारखानों में, खदानों में और कोई भी ऐसा कार्य जिसमें बहुत ज़्यादा जोखिम हो, ऐसे किसी भी कार्य में, चाहे वो कारखाने का कार्य हो, चाहे खदानों का कार्य हो, चाहे बारूद फैक्ट्री का काम हो, जिसमें जोखिम ज़्यादा हो, जान जाने की संभावना ज़्यादा होती है, ऐसे किसी भी कार्य में उन बच्चों को शामिल नहीं किया जा सकता जिनकी उम्र 14 वर्ष से कम है। ऐसा वो बालक जिसकी उम्र 14 वर्ष से कम होगी, उसे ना तो कारखाने में काम करवाया जा सकता है उसके माध्यम से, ना ही उसे आप किसी भी जोखिम भरे कार्य में लगा सकते हैं, ना खदानों में आप उनसे काम करवा सकते हैं। ये संविधान में बराबर लिख दिया गया है ताकि आप छोटे छोटे बच्चों से काम ना लें। इसके अलावा भी अगर हम देखें, अनुच्छेद 39 में आ जाइए। अनुच्छेद 39 में तो आपको बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी। अनुच्छेद 39 का अगर ई सेक्शन देखें, सेक्शन क्रमांक ई, स्पष्ट रूप से ये जो सारे अनुच्छेद कहलाएंगे आपके 39 वाला, ये राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के अंदर आएंगे, नीति निर्देशक तत्वों में ये शामिल है 39 ई। और भी हैं बहुत सारे, ऐसा नहीं है, परंतु हमको केवल इसको पढ़ना है। 36 के बाद से अगर आप देखेंगे तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व शुरू हो जाते हैं। अनुच्छेद 39 को अगर आप देखें तो अनुच्छेद 39 में सीधे सीधे राज्य को आदेश दिया जाता है। चूंकि राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं तो राज्य से अपेक्षाएं की जाती है, कि राज्य से यह अपेक्षा की जाती है कि जो भी बालक, चाहे वो छोटा हो चाहे वो बड़ा हो, तो राज्य से ये अपेक्षा की जाती है कि वो बालकों के, बच्चों की सुकुमार अवस्था का दुरुपयोग ना होने दे, उनकी सुकुमार अवस्था का दुरुपयोग ना होने दे। इसके अलावा आर्थिक स्थिति अगर उनकी कमज़ोर है तो उससे विवश होकर वो किसी भी ऐसे रोजगार में ना लगें जो ना तो उनकी आयु के अनुकूल है और ना ही उनकी शक्ति के अनुकूल है। जैसे कोई बच्चा छोटा है, 8-10 साल का बालक है, और अगर उससे आप पत्थर खुड़वाने का काम करवाएंगे, बड़ी बड़ी खदानों में काम करवाएंगे, तो वो ना तो उसकी आयु के अनुकूल है, उतनी छोटी सी उम्र के बच्चे के साथ आप इतना बड़ा कार्य नहीं करवा सकते, और ना ही वो उसकी शक्ति के अनुकूल है कि उतने छोटे से बालक बड़े बड़े पत्थरों को कैसे तोड़ेगा।
तो आर्थिक व्यवस्था के कारण कोई भी बच्चा ऐसे रोजगार में जाके शामिल ना हो जो ना तो उसकी आयु के अनुकूल हो और ना ही उसकी शक्ति के अनुकूल हो, और बालकों की सुकुमार अवस्था का, उनकी जवानी का, उनकी शक्तियों का कोई भी दुरुपयोग ना करे, ये अपेक्षा हम करते हैं किससे? राज्य से। और संविधान ने स्पष्ट रूप से ये अपेक्षा की है राज्यों से अनुच्छेद 39E के अंतर्गत। अगर हिंदी में देखेंगे तो अनुच्छेद 39 इंगा के अंतर्गत ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेगी। इसके अलावा एक और अनुच्छेद आप देखेंगे, अनुच्छेद 39 चा, इंगा के बाद चा, मतलब इंग्लिश में अगर आप देखेंगे तो ये एफ। अनुच्छेद 39F में अगर आप देखें तो इसमें भी बच्चों के बारे में प्रावधान है। संविधान ने स्पष्ट कहा है कि राज्य से ये अपेक्षा की जाती है कि बालकों में बालिकाएं भी आएंगी और बालक भी आएंगे, दोनों आएंगे। उनसे ये अपेक्षा कर रहे हैं हम कि बालकों और बालिकाओं के लिए ऐसा माहौल बनाया जाए, ऐसा वातावरण बनाया जाए जिससे उनको स्वस्थ जीवन जीने की सुविधा हो, उनको जीवन जीने के अवसर प्राप्त हों, उनको स्वस्थ वातावरण मिले, गरिमामय जीवन जीने की उनको सुविधाएं मिले। ये सारी व्यवस्थाएं कराने का काम करता है कौन? राज्य। और ये अपेक्षा करता है संविधान प्रत्येक राज्य से। तो हम ये देख पा रहे हैं कि संविधान ने बच्चों के लिए, बालकों के लिए इतनी सारी चीज़ें संविधान में ऑलरेडी शामिल करके रखा हुआ है। इसी कारण से बालकों के लिए कुछ ना कुछ व्यवस्था करना जरूरी है। व्यवस्थाएं होती अथवा ना होती, इसी कारण से पहले ही संविधान में इतने सारे प्रावधान पहले ही जोड़ के रखे हैं। इसके अलावा भी ना केवल मूल संविधान में ये बातें जोड़ी गई थी, शुरुआत में ही ये बातें जोड़ दी गई थी, बाद में अगर आप देखेंगे तो वर्ष 2002 में एक संविधान संशोधन किया गया, और उस संविधान संशोधन के माध्यम से संविधान में अनुच्छेद 21A को जोड़ा गया। समझते हुए चलेंगे, एक एक बातों को समझते हुए। संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के माध्यम से संविधान में अनुच्छेद 21A को जोड़ा गया, और 21A में ये बात कह दिया गया कि जो बच्चों की शिक्षा का जो अधिकार होगा वो अब उनका मौलिक अधिकार होगा। मतलब बालकों की शिक्षा का अधिकार अब बना दिया गया है मौलिक अधिकार, वर्ष 2002 से संविधान में संशोधन करके। और उसमें स्पष्ट रूप से लिख दिया गया है कि बालकों की शिक्षा निःशुल्क और अनिवार्य होगी। किनके लिए? जिनकी उम्र 6 से 14 वर्ष के बीच में होगी। जब संविधान संशोधन 2002 किया गया तो उसके माध्यम से अनुच्छेद 21A जोड़ा गया, और उस 21A में ये प्रावधान किया गया कि वे सभी बालक, वे सभी बालिकाएं जिनकी उम्र 6 से लेकर 14 वर्ष के बीच में है, उन सभी को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा दिलाने का काम किया जाएगा। और शिक्षा का अधिकार को लेके आए हम मौलिक अधिकार के अंतर्गत। क्योंकि मौलिक अधिकार अगर आप देखेंगे तो अनुच्छेद 12 से लेकर अनुच्छेद 35 तक आपको मौलिक अधिकार देखने को मिलते हैं, तो उसी के अंतर्गत 21A को जोड़ा गया। तो मतलब बालकों की शिक्षा का भी जो अब अधिकार हो गया है वो हो गया है मौलिक अधिकार, जिसको 2002 में जोड़ा गया। ठीक है। इसके अलावा भी अगर आप देखोगे तो अनुच्छेद 51 का देख लीजिए, अनुच्छेद 45 देख लीजिए। ये सभी अनुच्छेद में 51 का में कहा गया है कि बच्चे के माता पिता हो, चाहे उसके पालक हो, गार्जियन हो, उनका ये मौलिक कर्तव्य है कि वो बच्चों को अनिवार्य रूप से शिक्षित करें। ये मौलिक कर्तव्यों में शामिल कर दिया गया। अनुच्छेद 45 में भी अगर आप देखेंगे तो अनुच्छेद 45 में भी कहा गया है कि ये राज्य का दायित्व होगा कि 0 से लेकर 6 वर्ष के बच्चों के विकास के लिए, शिक्षा के लिए काम करना पड़ेगा। तो कुल मिला के हम ये बात समझ पा रहे हैं कि संविधान में ही बच्चों के लिए बहुत सारी बातें पहले से ही शामिल थीं, और जो बातें बाद में शामिल की गई उनको भी हमने शामिल किया जो हमको ज़रूरी लगा। तो इतने सारे प्रावधान संविधान के अंतर्गत शामिल किए गए, चाहे वो अनुच्छेद 24 की बात हो, 39 की बात हो, 51 की बात हो, 21 की बात हो, 45 की बात हो। इन सभी में बालकों के लिए, बच्चों के लिए कुछ ना कुछ प्रावधान है, केवल और केवल उनके कल्याण के लिए, उनके संवर्धन के लिए, उनके विकास के लिए, गरिमामय जीवन जीने के लिए, सारी चीज़ें। अब ये सारी बातें तो शामिल हो गई हैं। अब कहानी ये फंस जाती है कि इतनी सारी बातें तो शामिल हैं संविधान में, पर इनको लागू हो रही हैं तो क्या हमें पता है कि जो चीज़ें हमने लिखी हैं वो पूर्ण रूप से देश में सभी बच्चों को मिल रहा है या उनके लिए बातें लागू हो रही है? इन सभी बातों के ऊपर निगरानी कौन रखे? इन सारी बातों के ऊपर हमें कैसे पता चलेगा कि क्या बच्चों को शिक्षा मिल रही है? क्या माता पिता बच्चों को शिक्षित करा रहे हैं?
क्या कोई बच्चा खदानों में काम तो नहीं कर रहा है? क्या कोई बच्चा जिसकी उम्र 14 साल से कम है वो कहीं जाके जोखिम भरा काम तो नहीं कर रहा है? ये सारी बातें कौन देखेगा? अब संविधान तो जाके देखेगा नहीं, या संसद के नेता जाके तो देखेंगे नहीं। इसी कारण से ये दिमाग लगाया गया कि बच्चों के उत्थान के लिए, उनके कल्याण के लिए जब हमने इतने सारे संवैधानिक प्रावधान बना के रखे हुए हैं, तो इन प्रावधानों को लागू करने के लिए, इनको अमल करने के लिए, इनका क्रियान्वयन करने के लिए कोई ना कोई एक आयोग होना चाहिए जो इन सभी प्रावधानों का प्रॉपर वे में एक रोड मैप के हिसाब से प्रॉपर वे में इनका क्या कर पाए, कार्यान्वयन कर पाए या इनका क्रियान्वयन कर पाए। इसीलिए वर्ष 2005 में संविधान की सभा में, या आप कह दें संसद में, एक बिल लेके आया गया वर्ष 2005 में। और ये जो बिल आया, इस बिल का नाम था बालक अधिकार संरक्षण अधिनियम 2005। बालक अधिकार संरक्षण अधिनियम लिख देता हूँ मैं, बालक अधिकार संरक्षण अधिनियम 2005 एक बिल लेके आए संसद में, ताकि बच्चों के उत्थान के लिए, उनके कल्याण के लिए कोई तो ऐसा आयोग होना चाहिए जो इन सभी प्रावधानों को लागू करे और उनकी निगरानी भी करे। तो 2005 में संसद में एक बिल आया जिसका नाम था बालक अधिकार संरक्षण अधिनियम 2005 और इसे पास कराया गया। और इसी अधिनियम के अंतर्गत जब ये कानून बन गया तो इसी के अंतर्गत एक आयोग का गठन किया गया जिसका नाम पड़ गया राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग, बाल अधिकार संरक्षण आयोग। अब यहाँ पे दो बातें सामने निकल के आती हैं। चूँकि ये किसी कानून के माध्यम से बना हुआ है, ये संविधान में तो नहीं था, हमने इसे एक बिल लेके आया संविधान की सभा में, संसद में, और बिल लेके आने के बाद हमने एक आयोग का गठन करने का प्रावधान कर दिया कि कोई एक ऐसा आयोग होगा इस कानून के तहत जो आगे चल के बच्चों के कल्याण के लिए, उनके भविष्य के लिए ऐसे ऐसे काम करेगा और उस पर निगरानी रखेगा, और उस आयोग का नाम होगा राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग। चूँकि ये किसी कानून के माध्यम से बन रहा है, इसी कारण से ये जो आयोग हुआ, ये हुआ एक वैधानिक आयोग। समझ में आया यहाँ से? ये कौन सा आयोग हुआ? इसकी जो प्रकृति है ये ना तो संवैधानिक है ना ही गैर संवैधानिक है। ये आयोग है एक वैधानिक आयोग, और जिसका निर्माण, जिसका गठन किया गया है राष्ट्रीय बालक अधिकार संरक्षण अधिनियम 2005 के माध्यम से इसका गठन किया गया है। ठीक है, तो ये एक वैधानिक आयोग है। इसके बाद अब हम ये देखेंगे, सारी कहानी तो हम लोगों ने समझ लिया, तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि इस आयोग का गठन कब किया गया। ठीक है, आयोग का गठन कब किया गया? डेट याद रखना है हम लोगों को, 5 मार्च वर्ष 2007 में, 5 मार्च 2007 में इस आयोग का गठन किया गया जिसका नाम है राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग। किसके तहत किया गया? हम लोगों ने एक अधिनियम पास किया गया था जिसका नाम था बाल अधिकार संरक्षण अधिनियम, बालक अधिकार संरक्षण अधिनियम 2005। ये इसकी धारा 3 के अंतर्गत, अधिनियम जो हमने पास किया वर्ष 2005 में, उसकी धारा 3 के अंतर्गत ये कहा गया कि एक आयोग का गठन होगा जिसका नाम होगा राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग, जिसकी गठन भी किया गया 5 मार्च वर्ष 2007 को। ठीक है, किसने किया इसका गठन? ये गठन किया गया केंद्र सरकार के द्वारा। केंद्र सरकार के द्वारा इसका गठन किया गया। ठीक है, सीधा सा सेंटेंस बनेगा कि केंद्र सरकार द्वारा बालक अधिकार संरक्षण अधिनियम 2005 की धारा 3 के अंतर्गत 5 मार्च वर्ष 2007 को राष्ट्रीय बालक अधिकार संरक्षण आयोग का गठन किया गया। सीधा सा सेंटेंस आपका यहाँ पे बन जाएगा। इसके बाद इस आयोग का जो मुख्यालय रखा गया, इस आयोग का मुख्यालय जो है वो दिल्ली में रखा गया। इसका मुख्यालय जो होगा दिल्ली में होगा। इसके साथ ही इसका जो मंत्रालय होगा, इसकी जो नोडल एजेंसी होगी, जो मंत्रालय होगा, इसका मंत्रालय का नाम है महिला एवं बाल विकास मंत्रालय। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय।
मतलब ये आयोग किसके अधीन रहते हुए काम करेगा, कौन सा मंत्रालय इसके लिए जिम्मेदार है, जो ताकि पूर्ण रूप से काम कर सके और मंत्रालय उसकी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले सके। तो महिला एवं बाल विकास मंत्रालय जो है इसके अधीन रहते हुए राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग काम करेगा। इसकी जो नोडल एजेंसी होगी, इसका जो जिम्मेदार मंत्रालय होगा, इसका जो रिस्पेक्टिव मंत्रालय होगा, उसका नाम होगा महिला एवं बाल विकास मंत्रालय। ठीक है। इसके बाद इस आयोग में कितने लोग होंगे, कुल मिला के आयोग की संरचना की अगर हम बात करें, इस आयोग में कितने लोग होंगे ये हमको पता होना चाहिए। तो स्वाभाविक सी बात है कि कोई भी आयोग होगा तो उसमें एक अध्यक्ष तो होगा ही होगा। इसमें एक अध्यक्ष होगा प्लस इसमें 6 सदस्य होंगे। कुल मिला के अगर हम देखें तो ये 7 सदस्यीय निकाय है, 7 सदस्यीय निकाय है ये। ठीक है, ये हमको ध्यान रखना है, जिसमें एक अध्यक्ष है और 6 सदस्य हैं। अगर इन्हीं 6 सदस्य को तोड़ के देखें तो इसमें मिनिमम 2 महिलाओं का होना अनिवार्य है। 2 महिला अनिवार्य रूप से होना चाहिए। हो सकता है कभी कभी कि 6 की 6 सदस्य महिलाएं हो सकती हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, परंतु कम से कम 2 महिलाओं का होना इसमें अनिवार्य है, तभी इसकी पूरी जो गढ़पूर्ति होगी कंप्लीट हो पाएगी, जिसमें एक अध्यक्ष, सदस्य 6 होंगे, जिसमें से 2 महिला अनिवार्य होंगी। कुल मिला के ये 7 सदस्यीय निकाय होगा। ठीक है। अब इनकी नियुक्ति की अगर हम बात करें, अध्यक्ष तो हो गया, सदस्य हो गया, सभी कुछ हो गया, महिलाएं भी हो गई। अगर हम इनकी नियुक्ति की बात करें, इनकी नियुक्ति कौन करेगा, तो सीधी सी बात है, हमने देखा कि जब गठन ही केंद्र सरकार ने किया है तो नियुक्ति भी कौन करेगा, केंद्र सरकार के द्वारा इसकी नियुक्ति की जाएगी। ठीक है, केंद्र सरकार द्वारा अध्यक्ष की भी, सदस्यों की भी, इन सभी की नियुक्ति की जाएगी। कब तक के लिए, इनका जो कार्यकाल होगा, कार्यकाल दोनों का अलग अलग होगा। अगर हम बात करें अध्यक्ष की, अगर हम बात करें अध्यक्ष की और एक साइड लिख लेते हैं सदस्य की, तो दोनों का कार्यकाल में थोड़ा सा फर्क आपको देखने को मिलेगा। अध्यक्ष का कार्यकाल होगा 3 वर्ष या अधिकतम 65 वर्ष की उम्र तक। सदस्य का कार्यकाल देखा जाए तो ये भी 3 वर्ष होगा और अधिकतम इसका जो वर्ष में कार्यकाल देखा जाएगा तो अधिकतम 60 वर्ष की उम्र तक ये अपने पद पे रह सकता है। तो क्या हमने यहाँ पे समझा कि इनकी संरचना अगर देखी जाए तो इसमें एक सदस्य होगा और एक अध्यक्ष होगा और 6 सदस्य होंगे, जिनमें 2 महिलाओं का होना अनिवार्य है, जिनकी नियुक्ति केंद्र सरकार द्वारा की जाएगी, और अध्यक्ष का कार्यकाल 3 वर्ष या अधिकतम 65 वर्ष की उम्र तक, और सदस्य इसकी भी जो कार्यकाल होगा वो 3 वर्ष या अधिकतम 60 वर्ष तक। दोनों में जो भी पहले हो जाएगा वही इसका कार्यकाल कहलाएगा। ठीक है, ये इनके सदस्यों का, अध्यक्षों का कार्यकाल होगा। इसके साथ ही आपको एक बात ये भी ध्यान रखना है यहाँ पे कि ये जो अध्यक्ष सदस्य हैं इनको दूसरी बार भी नियुक्त किया जा सकता है, 2 बार नियुक्त किया जा सकता है, 2 बार नियुक्ति इनकी हो सकती है। मतलब केवल और केवल 2 कार्यकाल के लिए, केवल 2 कार्यकाल के लिए। पुनः नियुक्ति इनकी हो सकती है, परंतु कब, केवल और केवल 2 कार्यकाल के लिए। जैसे एक कार्यकाल हो गया हमारा यहाँ से 0 से लेके 3 वर्ष तक एक कार्यकाल हो गया, फिर 3 से लेके 6 वर्ष तक हमारा दूसरा कार्यकाल हो गया। तो ये एक बार होने के बाद दूसरी बार इसको नियुक्त तो कर सकते हैं, परंतु 1 और 1 2, केवल और केवल 2 बार ही हम इनको नियुक्त कर सकते हैं। पुनः नियुक्ति का प्रावधान है, परंतु केवल और केवल 2 कार्यकाल के लिए एक बार। इसके अलावा ये जो आयोग होगा अपनी वार्षिक रिपोर्ट किसको देगा, तो ये भी केंद्र सरकार को देगा। किसको देगा, केंद्र सरकार को। साल भर इसने क्या काम किया, कितने बच्चों के लिए काम किया, कैसे कैसे काम किया, कितना फ़ायदा हुआ, कितना नुकसान हुआ, इन सारी चीज़ों के बारे में भी तो बताना ज़रूरी है। तो एक वार्षिक रिपोर्ट बनेगी, सालाना पूरी वार्षिक रिपोर्ट बनेगी। उस वार्षिक रिपोर्ट को ये केंद्र सरकार को ही प्रस्तुत करेगा और केंद्र सरकार ही इसका पूर्ण रूप से जायजा लेगी। ठीक है। इसके अलावा अगर हम देखें तो इस आयोग के लिए जो नियम होंगे, इसके साथ ही इसको जो अनुदान दिया जाएगा, ये सभी की सभी देखा जाए तो ये सब केंद्र सरकार के अधीन आएगा। केंद्र सरकार ही इसे पैसे देगी इसके खर्चे के लिए। इसके लिए जो भी नियम कानून बनाना होगा वो सारे के सारे नियम कानून केंद्र सरकार ही बनाएगी। इसके अलावा कोई भी इसमें हस्तक्षेप नहीं करेगा। अब इसमें एक कहानी आती है कि अगर कभी अध्यक्ष को लगा कि मुझे मेरे पद से त्यागपत्र देना चाहिए, त्यागपत्र, अगर अध्यक्ष या सदस्यों को ऐसा लगा
कि हमें अपने पद से त्याग पत्र देना चाहिए या हमें अब इस पद पे नहीं रहना है, तो वो अपना त्याग पत्र किसे देंगे? तो सीधा सा काम है कि आपने देखा कि केंद्र सरकार ने ही नियुक्ति की है, गठन भी केंद्र सरकार ने की है, तो ये अपना त्याग पत्र भी किसको दे रहे हैं? केंद्र सरकार को ही देंगे। त्याग पत्र किसको देंगे? केंद्र सरकार को। पर यहाँ ध्यान देने वाली बात केवल ये है कि अगर कोई अध्यक्ष या सदस्य अपने पद से मुक्त कर दिया जाता है या त्यागपत्र देके चला जाता है, तो आने वाले 90 दिनों के अंदर उसकी नियुक्ति हो जाना चाहिए। 90 दिनों में नव नियुक्ति हो जाना चाहिए। ये थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट वाली बात है। अगर कोई अध्यक्ष अपने पद से त्यागपत्र दे देता है या उसको पदमुक्त कर दिया जाता है, तो आने वाले 90 दिन के अंदर, मतलब 3 माह के अंदर नए अध्यक्ष की नियुक्ति हो जाना चाहिए। ठीक है, ये प्रावधान लिखा हुआ है। तो त्यागपत्र हम लोगों ने देख लिया कि केंद्र सरकार को दिया जाता है और 90 दिन के अंतर्गत उसकी नियुक्ति हो जाना चाहिए। इसके बाद अगर हम देखें तो इसका जो प्रथम अध्यक्ष है, यहाँ से आपसे सवाल पूछने की संभावना बन सकती है कि ये प्रथम अध्यक्ष के बारे में आपसे पूछ सकते हैं। इसका जो प्रथम अध्यक्ष होगा उसका नाम है शांता सिन्हा। शांता सिन्हा। और वर्तमान में जो हैं, वर्तमान अध्यक्ष जो हैं उनका नाम है प्रियंक कानूनगो। प्रियंक कानूनगो ये वर्तमान अध्यक्ष हैं। बस हमने याद ये रखना है कि जब हमारा पेपर होगा उसके 15 दिन पहले हम लोगों को इनके चेक करके जाना है। ठीक है, 15-20 दिन पहले हम लोग एक बार और चेक कर लेंगे कि वर्तमान अध्यक्ष कौन है। प्रथम अध्यक्ष पूछा जाता है आमतौर पे शांता सिन्हा है, और उसके बाद ये 2 कार्यकाल तक रहे थे। ये 2007 से लेके 2013 तक ये 2 कार्यकाल तक रहे हैं, और ये पहले अध्यक्ष हैं जिनका दूसरा कार्यकाल हुआ है। ठीक है, इसके बाद भी बहुत सारे लोग रहे हैं, जैसे कौशल सिंह रहे हैं, फिर उसके बाद आप देखेंगे तो स्मृति नारायण कर रही हैं, फिर आप देखेंगे प्रियंका कानूनगो। तो केवल 4 ही अध्यक्ष अभी तक इसमें बने हैं। ध्यान आपको शांता सिन्हा को रखना है और प्रियंका कानूनगो को रखना है। प्रियंका कानूनगो अभी वर्तमान में है, 2018 से इनको अध्यक्ष पद मिला और अभी तक अपने पद पे हैं ये। ठीक है, तो ये है पूरी डिटेल आपकी जानकारी। इसके अलावा एक बात इसमें और आपको ये ध्यान रखना है कि ये जो आयोग है इसमें 0 से लेके 18 वर्ष तक के बच्चों के लिए ही ये कार्य करता है। 0 से लेके 18 वर्ष तक के जो बच्चे होंगे उनके लिए ही ये काम करेगा, उनसे बड़े बच्चों के लिए काम नहीं करेगा। फिर तो वो वयस्क हो जाएंगे, वो तो मतदान भी देना शुरू कर देंगे, इसलिए उनके लिए काम कैसे कर सकते हैं। ठीक है ना, इसीलिए इसको आपको ध्यान रखना है। तो ये है आपका राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग। एक बार फटाफट अगर हम इसका रिवीजन करें तो एक बार क्विक रिवीजन करते हैं। ठीक है, अगर इसके गठन की बात की जाए तो 5 मार्च वर्ष 2007 को इसका गठन किया गया। बालक अधिकार संरक्षण अधिनियम 2005 की धारा 3 के अंतर्गत इसका गठन केंद्र सरकार के द्वारा किया गया। इसका मुख्यालय देखा जाए तो दिल्ली में है। इसके अलावा अगर हम इसका मंत्रालय देखें तो इसका मंत्रालय महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के अधीन रहते हुए ये काम करता है। संरचना की अगर बात करें तो इसमें एक अध्यक्ष होगा, 6 सदस्य होंगे। उन 6 सदस्यों में 2 महिलाओं का होना अनिवार्य है, जिनकी नियुक्ति केंद्र सरकार के द्वारा की जाती है। इनका कार्यकाल अध्यक्ष का देखा जाए तो 3 वर्ष अधिकतम 65 वर्ष की उम्र तक, और सदस्य की बात की जाए तो 3 वर्ष अधिकतम 60 वर्ष की उम्र तक ये अपने कार्यकाल पर रह सकते हैं। इसके बाद अगर देखा जाए तो वार्षिक रिपोर्ट की हम बात करें तो वार्षिक रिपोर्ट भी एक केंद्र सरकार को प्रस्तुत करते हैं। इसके अतिरिक्त देखा जाए कि इन्हें 2 बार भी हम नियुक्त कर सकते हैं, परंतु केवल और केवल 2 कार्यकाल के लिए, और इनके लिए नियम, कानून, अनुदान, सेवा शर्तें सब निर्धारित करने का कार्य केंद्र सरकार का ही होता है। त्यागपत्र की बात करें तो केंद्र सरकार को ही त्यागपत्र दिया जाएगा, और जब त्यागपत्र हो जाएगा किसी अध्यक्ष का या पद खाली हो जाएगा तो 90 दिन में पद को भरने का प्रावधान है, उससे ज़्यादा समय नहीं होना चाहिए। प्रथम अध्यक्ष की बात करें तो शांता सिन्हा, जिसका कार्यकाल 2007 से लेकर 2013 तक रहा है, पहले अध्यक्ष हैं जिन्होंने 2 कार्यकाल तक अपना काम किया है। और वर्तमान की बात करें तो प्रियंका कानूनगो है। पूरा जो आयोग है ये केवल और केवल 0 से लेकर 18 वर्ष के बच्चों तक के लिए ही काम करता है। इससे कम उम्र के चल जाएंगे पर अधिक उम्र के नहीं चलेंगे। ये है कंप्लीट रूप से आपका राष्ट्रीय बालक अधिकार संरक्षण आयोग। ठीक है।